लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डिवेंचर्स को किस तरीके से एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू किया जाता है, कोलेट्रल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, उसके कुछ हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देखे थे, किस तरीके से कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ की जनरल एंट्रीज की जाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नॉन पेमेंट ऑफ लोन पे। अब अगर लोन का नॉन पेमेंट ना किया गया हो तब क्या होता है। इफ द कंपनी डज नॉट पे द लोन अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, मतलब जो इस कंपनी ने लोन बोरो किया है अगर वो उसका पेमेंट नहीं करती है किसके साथ, जो भी इंटरेस्ट लग रहा है उस पर, उसके साथ, द लेंडर कैन रिकवर द ड्यू अमाउंट बाय सेलिंग प्राइमरी सिक्योरिटी। जिसने अमाउंट लोन पे दिया है, जो मनी लेंडर है, वो प्राइमरी सिक्योरिटी को सेल करके क्या कर सकता है, जो अमाउंट है उसका रिकवर कर सकता है। और बाय रिडीमिंग कोलेट्रल सिक्योरिटी, या तो कोलेट्रल सिक्योरिटीज को रिडीम करके भी कर सकता है। क्लियर है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। नो इमीडिएट लाइबिलिटी इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ इशूइंग द डिवेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो किसी की भी तरीके की इमीडिएट लाइबिलिटी जो होती है वो क्रिएट नहीं होती है जब भी डिवेंचर्स को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू किया जाता है। The following entry will be passed when debentures issued as collateral security are recorded in the books of account. और ये एंट्री की जाती है। -% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है। The liability arises when the lender exercises his right vested in the collateral security. लाइबिलिटी कब अराइज होती है, जब जो मनी लेंडर होता है वो अपनी जो राइट्स हैं उसको यूज करता है फॉर द रिडम्पशन ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी। एज एंड व्हेन द लेंडर एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉलोइंग जनरल एंट्री इज पास। जब भी ये ऑप्शन जो राइट है लेंडर जो है यूज करता है अपना, तब जो जनरल एंट्री होती है वो क्या होती है, से लोन अकाउंट डेबिटेड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू -% डिवेंचर्स। लोन अकाउंट में क्या होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में क्या आएगा, जो भी इंटरेस्ट अकाउंट है फॉर द पीरियड इन्वेस्टिंग द डेट ऑफ डिफॉल्ट ऑन द लोन टू डेट ऑफ इन्वॉल्विंग सिक्योरिटी बाय द लेंडर। क्लियर है। और -% डिवेंचर्स में क्या आएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन लोन। क्लियर है ये सबको। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। जी लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। जी लिमिटेड ने क्या किया है, 10,000 डिवेंचर्स को, जो कि 100 रुपीज़ के थे, 10% डिवेंचर्स उनको एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू किया है फॉर द लोन ऑफ 8 लाख फ्रॉम देना बैंक। और किसके लिए, जो 8 लाख रुपए का लोन है देना बैंक से, उसके लिए। The company was unable to repay the loan on which interest payable was 2 lakhs on its 31st March 2019। जो कंपनी है वो लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाई है और इंटरेस्ट का भी नहीं किया है, तो उस पर इंटरेस्ट जो पेबल है वो 2 लाख रुपीज़ का है एज ऑन 31st March 2019। देना बैंक ऑन 31st March 19 exercised the right vested in it by way of debentures being issued as collateral security. Past journal entries in the books of Z Limited on 31st March 2019। तो 31st March 19 को जो देना बैंक थी उसने क्या किया कि जो उसके राइट्स थे अगेंस्ट द कोलेट्रल सिक्योरिटी उसको रिडीम किया। ठीक है, अब उसके लिए हमें जनरल एंट्री पास करनी है एज ऑन 31st March 2019 को। क्लियर है। देखते हैं क्या होता है आगे। तो जनरल एंट्री क्या पास होगी, 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, तो इसमें टोटल कितना आएगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है कितना हो गया, 10 लाख का। ठीक, जो डिवेंचर्स इशू किए थे कितने के, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, 10 लाख हो गया। क्लियर है। हम लोगों ने क्या किया है, कोलेट्रल सिक्योरिटी की तरीके डिवेंचर्स को इशू कर दिया है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका नरेशन क्या आएगा,
बीइंग द एंट्री फॉर डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी रिवर्स्ड। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, ये एंट्री क्या है, रिवर्स एंट्री है, जो हमने आपको पहले बताई थी कि जब भी इस तरीके के डिवेंचर्स को रिवर्स करते हैं, सॉरी रिडीम करते हैं, तो क्या होता है, जो एंट्री होती है वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो डिवेंचर सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया, डिवेंचर अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक, तो ये आ गया 10 लाख। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट एंट्री, लोन अकाउंट डेबिटेड। अब क्या हुआ कि कंपनी ने अपने जो राइट्स हैं अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी उसको यूज़ किया, तो उसके बाद अब क्या एंट्री होगी, लोन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। तो लोन अकाउंट में कितना आएगा, 8 लाख, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या आएगा, 2 लैक्स, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट कितना हो गया हमारा, 10 लैक्स का। क्लियर है। बीइंग द एंट्री फॉर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी इनटू डिवेंचर्स लायबिलिटी। ठीक, अब इस एंट्री में क्या हुआ, जो डिवेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी के तरीके यूज़ किया गया था या इशू किया गया था, उनको अब डिवेंचर्स लायबिलिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्लियर है ये सबको। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरियस कॉजेज ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। ठीक, अब अलग अलग कॉजेज में जब डिवेंचर्स को इशू किया जाता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है। तो क्या एंट्री करते हैं इसके बारे में देखे थे हम लोग। डिवेंचर इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट में बी रिडीम्ड आइदर एट पार और एट प्रीमियम। ठीक है, तो जो भी डिवेंचर्स पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे हम लोग इश्यू करते हैं डिवेंचर्स को, तो ऐसे डिवेंचर्स दो कंडीशन में रिडीम होते हैं, या तो पार वैल्यू पे या तो प्रीमियम वैल्यू पे। क्लियर है। If the debentures are redeemed at premium, premium payable at the time of redemption is provided in the books of account at the time of issue, following the prudence concept of accounting. अगर डिवेंचर्स प्रीमियम पर रिडीम हो रहे होते हैं, तो जो प्रीमियम पेबल होता है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, वो कहाँ दिया होता है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं उसमें दिया होता है। कब, एट द टाइम ऑफ इशू, जब भी इशू कर रहे होते हैं, और किसको फॉलो करके, जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का उसको यूज करके। द टर्म रिडीमेबल एट पार मीन्स डिवेंचर्स आर रिडीम एट देयर नॉमिनल वैल्यू। ठीक, अगर डिवेंचर्स रिडीम एट पार हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जो उसकी फेस वैल्यू उस पर ही डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिवेंचर्स हैज़ अ नॉमिनल फेस वैल्यू 100 rupees 100 and is to be redeemed by paying 100 rupees 100, it is a case of redemption of debentures at par. क्लियर है। अगर कोई डिवेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और उसको 100 रुपीज़ पर ही रिडीम कर लिया जा रहा है, तो ये कंडीशन क्या होती है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एट पार। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द टर्म रिडीमेबल एट प्रीमियम मीन्स डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ वैल्यू दैट इज हायर देन देयर नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, अगर डिवेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो इसका मतलब क्या होगा कि जिस वैल्यू पे डिवेंचर रिडीम हो रहा है उस वो वैल्यू क्या होगी, हायर होगी उसकी नॉमिनल वैल्यू से। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डिवेंचर हैज़ अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100 and is to be redeemed by paying rupees 110, it is a case of redemption of debenture at premium. अगर उसकी फेस वैल्यू 100 है और वो अगर 110 पे रिडीम हो रहा है, तो क्या होगा, ये केस कैसा होगा, डिवेंचर्स रिडीमेबल एट प्रीमियम। क्लियर है। Depending on the terms of issue and redemption of debentures, there may be 6 cases of redemption as follows. अब ये किस पर डिपेंड करता है, जो भी टर्म्स हैं डिवेंचर इशू के या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के, उसके 6 केसेस होते हैं। ठीक, फर्स्ट केस होता है कंडीशन ऑफ इशू पार, इशूड एट पार, तो कंडीशन ऑफ रिडम्पशन क्या होती है, रिडम्पशन एट पार। सेकेंड होती है इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन की कंडीशन क्या होती है हमारे, रिडीमेबल एट पार। जो डिस्काउंट वाले होते हैं वो भी पार पर रिडीम होते हैं। इशू ऑफ डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, इशू एट पार
redeemable at premium, issue of at discount, redeemable at premium, issue at premium, redeemable at premium. क्लियर है? तो जो 3 कंडीशन होती हैं डिवेंचर इश्यू करने की, ठीक, पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम, और डिवेंचर रिडीम करने की भी 2 कंडीशंस होती हैं, पार एंड प्रीमियम, ठीक है। तो दोनों तरीके से डिवेंचर्स को रिडीम किया, 2 तरीके से डिवेंचर्स को रिडीम किया जाता है और 3 तरीके से डिवेंचर्स को हम इश्यू कर सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अब प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। अब पहला बेसिस है हमारा कैपिटल प्रॉफिट और लॉस, ठीक। जो प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर होता है वो क्या होता है, इट इज़ अ कैपिटल प्रॉफिट एंड इज यूज फॉर पर्पज स्पेसिफिक इन सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक। जो प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर होता है वो क्या होता है, कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है और कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही यूज किया जाता है, ठीक। दूसरा है हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ कैपिटल लॉस। अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम मिल रहा है या देना पड़ रहा है तो वो क्या है, हमारा कैपिटल लॉस होता है। क्लियर है? नेचर क्या होता है प्रीमियम ऑन डिवेंचर ऑफ, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का क्या होता है, इट इज़ अ रिजर्व, ठीक। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स क्या होता है, एक तरीके का रिजर्व होता है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या होता है, एक तरीके की लाइबिलिटी होती है। क्लियर है? आउटफ्लो ऑफ कैश क्या होता है, इट डज नॉट इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक। जब भी प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स या डिवेंचर के इश्यू करने पे प्रीमियम मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी का आउटफ्लो कैश का नहीं होता है, ठीक है। और जब भी प्रीमियम देना पड़ता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स पे, इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ पेड व्हेन द डिवेंचर्स आर रिडीम, ठीक। प्रीमियम को पे करना पड़ता है जब भी डिवेंचर रिडीम हो रहा होता है, ठीक। चौथा है हमारा हाउ शोन इन बैलेंस शीट, ठीक। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को कैसे शो करते हैं, द बैलेंस इज शोन इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट अंडर मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड एंड सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है? और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को कहाँ पे शो किया जाता है, इट इज शोन in the equity and liability part of the balance sheet under the main head non-current liability and subhead other long-term liabilities. क्लियर है ये सबको? एक इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, इसको देखते हैं। एट दिस स्टेज लेट अस कैपिटुलेट द prudence principle of according to the principle all anticipated losses and expenses are provided whereas anticipated incomes and gains are not. Therefore when debentures are redeemable at premium, the loss arising because of premium payable at the time of redemption is provided at the time of issue of debentures. Clear है? अब कुछ जनरल एंट्रीज के बारे में देखेंगे। जो 6 केस हम लोगों ने देखे थे उन सब की जनरल एंट्रीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहला हमारा व्हेन डिबेंचर्स आर इशू एट पार एंड आर रिडीमेबल एट पार, ठीक। डिबेंचर पार वैल्यू पर या नॉमिनल वैल्यू पे इशू हो रहा है और उसी नॉमिनल वैल्यू पर ही रिडीम हो रहा है, तब क्या एंट्री करेंगे। क्लियर है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। ये इंस्टॉलमेंट के केस में आएगा, और अगर लमसम में हमें अमाउंट पेबल हो रहा है तो क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन की जगह क्या आ जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है ये सबको? उसके बाद क्या होगा, डिबेंचर्स एप्लीकेशन को हम लोग डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर -% डिबेंचर्स अकाउंट। क्लियर है? तो इस कंडीशन में भी अगर लमसम में अमाउंट है तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है ये सबको? यहाँ पे अब इसका एक एग्जांपल है, क्या है, चांद लिमिटेड इश्यूज 50,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच
जो चांद लिमिटेड थी उसने 50,000 डिवेंचर्स 8% डिवेंचर्स जो है 100 रुपीज़ ईच पे इशू किए। पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड रिडीमेबल एट पार आफ्टर 6 ईयर्स। क्लियर है, जो कि एप्लीकेशन पे पेबल है और अगले 6 महीने बाद क्या है वो रिडीम हो जाएंगे। पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स इन द बुक ऑफ चांद। अब जनरल एंट्री किसके लिए मांगी है? इशू ऑफ डिवेंचर्स के लिए मांगी है। तो क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है हमारा लमसम वैल्यू का है, क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन पर ही सारा अमाउंट जो है वो पेबल है। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 50 lakhs। क्लियर है। और उसके बाद जो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट का जो मनी है उसको -% डिवेंचर्स में हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट 50 लाख अमाउंट, ये भी आ गया। तो ये जनरल एंट्री पास करेंगे हम लोग जब डिवेंचर इशू कर रहे हैं और वो रिडीम हो रहे होते हैं तब। क्लियर है। दूसरी कंडीशन आती है हमारी व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट पार। जब डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं और पार वैल्यू पे इशू हो रहे हैं तब क्या होगा, इट मीन्स दैट अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन इज इक्वल टू नॉमिनल फेस वैल्यू। तो जो अमाउंट पेबल होना है वो नॉमिनल फेस वैल्यू का ही अमाउंट पे होना है। इट मीन्स कंपनी विल नॉट इनकर एनी लॉस एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। Thus, further entries besides issue and allotment of debentures are not passed. ठीक है। The entries passed are bank account debited to debenture application account, debenture application account debited to discount on issue of debentures account debited to -% debentures account। क्लियर है, ये एंट्री हम लोग पास करेंगे। अब इसका एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Anushri Limited issued 10,000 debentures, 9% debentures of rupees 50 each at discount of 8% redeemable at par 7 years after। ठीक, पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अनुश्री लिमिटेड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे क्या है, 8% का डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो 50 रुपीज़ का 8% डिस्काउंट निकाल लेंगे। ठीक, 50 रुपीज़ का क्या हुआ, 10% डिस्काउंट कितना हुआ हमारा, 5 रुपीज़ हुआ। और 5 रुपीज़ का 8% डिस्काउंट कितना हुआ हमारा, 4 रुपीज़ हुआ। क्लियर। तो 4 रुपीज़ कम किया तो कितना बचा हमारे पास, 46 रुपीज़ बचा। ठीक है, तो 46 मल्टीप्लाई बाय 10,000 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 4,60,000। क्लियर है ये सबको। ठीक है, तो अमाउंट क्लियर हो गया सबको, कैसे निकला ये। तो एंट्री करी हम लोगों ने, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का अमाउंट हम लोगों ने 9% डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। तो 4,60,000 यहाँ पे आ गया, 40,000 हमारा डिस्काउंट हो गया और 5 लाख टोटल अमाउंट हो गया। ठीक है, तो 2 केसेस हम लोगों ने समझे इसके। तो इन 2 केसेस में अब आपको क्या करना है कि इसके क्वेश्चंस जो मैं दूंगा उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो साथ में आप ये ना भूलिएगा कि जब भी रिडीम होते हैं डिबेंचर उस टाइम पे क्या करते हैं, जो फर्दर एंट्रीज बिसाइड इश्यू एंड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट पास। ठीक, इसके अलावा कोई और एंट्री पास नहीं होती है, केवल एंट्री यही पास होती है। क्लियर है ये सबको, इसके अलावा और कोई एंट्री पास नहीं होती। अब आपका काम ये है वीडियो को देखना और जो भी वर्कशीट मैं आपको दूं उसको सॉल्व करना। क्लियर है।